तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हान ली फेंगजी और उसके साथियों को पॉइजन देकर उन पर पूरी तरह से डोमिनेट हो चुका है, जिसके बाद वो फ्लड ड्रैगन को खत्म कर फेंगजी की विंड एंड थंडर फेदर्स लेकर वहाँ से भाग निकला, मगर फेंगजी उसका पीछा करते हुए आउटर सी में पहुंच चुका था। हालांकि हान ली उसे सी बीस्ट के साथ बिजी कर वहाँ से भाग निकला, जिसके बाद हान ली ने उन फेदर्स को रिफाइन करके उन्हें अपनी ब्लड के साथ मर्ज कर लिया था। मगर अब वो आउटर सी में एक पल भी रुक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ रुकेगा तो फेंगजी उसका जीना हराम कर देगा। इसीलिए हान ली डिसाइड करता है कि वो मेलोडियस सिक के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज कर इनर सी रवाना हो जाएगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि हान ली ने अपने फेदर्स की पावर्स को जान लिया है। अब तो नेसेंट सोल के इनिशियल स्टेज का बंदा भी हान ली को आसानी से कैच नहीं कर पाएगा। तो अब हान ली अपनी सुपर फास्ट स्पीड के साथ हवा से बातें करते हुए आगे बढ़ने लगा। उसने रास्ते में न जाने कितने सारे पोर्टल्स ओपन करते हुए एक लंबी दूरी तय कर ली थी, और इस गजब की स्पीड ने तो हान ली का दिल जीत लिया। उसके पास अब इस दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रेजर था। अब इन फेदर्स के साथ हान ली अपनी स्टाइल मारने में बिजी था कि तभी वो अचानक से काफी ऊंचाई से नीचे पटक जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। I mean, उसकी विंग्स को वर्क करने के लिए ढेर सारे डेवलपमेंट लाइटनिंग की जरूरत पड़ती है, और फिलहाल हान ली की लाइटनिंग पावर्स कम हो गई थी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इन फेदर्स को मजे के लिए यूज नहीं करेगा। जब कोई बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तभी वो इनका इस्तेमाल कर सकता है। वो सोचता है कि भले ही फिलहाल के लिए मैंने फेंगजी से पीछा छुड़ा लिया है, मगर अब आउटर सी में रहना खतरे से खाली नहीं था। उतने में ही उसे विंसियो ने कही बात याद आई। उसने हान ली को बताया था कि मिस फेंग को ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन के बारे में पता है। अगर वो फॉर्मेशन रिपेयर हो गया तो हम बड़ी आसानी के साथ इनर सी में जा पाएंगे। तो हान ली सोचता है कि वैसे भी हेवन वॉइड डिंग का मैटर अब ठंडा पड़ चुका है। स्टार पैलेस के पास मेरे अलावा और भी दूसरे काम है, इसलिए वो अब मेरा पीछा नहीं करेंगे। और हाल ही में मेरी किसी भी नेसेंट सोल वाले शैतान से मुलाकात भी नहीं हुई, तो इनर सी में जाने के लिए मैंने एक खतरा उठा लेना चाहिए। जिसके बाद हान ली अपना फॉर्मेशन कलेक्ट करके वहाँ से रवाना हो गया। वो उसी अंडरग्राउंड मार्केट की तरफ आगे बढ़ रहा था जहाँ से उसने विंसियो को आजाद किया है। वैसे भी यहाँ पर रुक के फेंगजी के आने का इंतजार करने से बेहतर है अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करो। तो अब अपने फेदर्स की मदद से हान ली बड़े ही कम वक्त में नानली आइलैंड पर मौजूद अंडरग्राउंड मार्केट में पहुँच गया, जहाँ पर हम मिस फैंग को देख पाते हैं, जो कि मार्केट के आइटम्स का हिसाब रख रही थी। वो कह रही थी कि वैसे तो ये काम लान का है, मगर वो अब अपने काम पर जरा भी ध्यान नहीं देती। जिस पर उसकी जूनियर जवाब देती है कि हमारे लीडर यून टियानशाओ ने लान को एक मिशन पर भेजा और वो वहाँ से अभी तक वापस नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ कोई हादसा हो गया हो। जो सुनते ही मिस फैंग उस बंदी पर काफी ज्यादा भड़क जाती है, और तभी उसे वहाँ पर हान ली की आवाज आई। वो कह रहा था कि शायद मैं काफी गलत समय पर आया हूँ। आज तो मिस फैंग का मूड बिल्कुल भी सही नहीं। यहाँ पर हान ली अपनी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करके ओल्डर फॉर्म में अपीयर्ड हुआ था। मिस फैंग उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थी। वो कहती, सीनियर आपने तो यहाँ दोबारा आकर इस मार्केट की शान में 4 चांद लगा दिए। प्लीज माफ कर दीजिए, मैं आपका सही तरीके से वेलकम नहीं कर पाई। जिस पर हान ली कहने लगा, मैडम फैंग, क्या आपको डर नहीं लग रहा कि मेरे यहाँ आने से आपके सिक का बुरा वक्त शुरू हो सकता है? पिछली बार मीटिंग के दरमियान ही मैंने आपके लीडर को खदेड़ दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार आप मुझे नाराज करो। जिस पर मिस फैंग हान ली से कहने लगी कि सीनियर, मजाक तो आप काफी अच्छा कर लेते हो। आप तो इतने हाई लेवल के कल्टीवेटर हो, तो भला मेरे जैसी जूनियर को परेशान करके आप अपनी रिस्पेक्ट को कम क्यों करने लगे? साथ ही उसने हान ली के सेंट को भी भाप लिया था, जिससे वो काफी ज्यादा शॉक हो गई। जिसके बाद वो हान ली से पूछती कि बताए सीनियर, ये नाचीज आपकी क्या मदद कर सकती है? अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमारा सेक्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। हान ली को यहाँ पर बस ट्रांसपोर्टेशन एरिक के बारे में पूछना था, ताकि वो जल्द से जल्द फेंगजी से दूर चला जाए। तो मिस फैंग को बताता है कि मैं आपके ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करना चाहता हूँ। अगर वो फॉर्मेशन रिपेयर हो गया है तो हम उसके बारे में डील कर सकते हैं। जिस पर मिस फैंग कहती है, सॉरी सीनियर, मैं आपको डिसअपॉइंट कर रही हूँ, मगर वो फॉर्मेशन अभी तक रिपेयर नहीं हुआ। दरअसल इस फॉर्मेशन को रिपेयर करने के लिए हमें ढेर सारे फैंटाजम स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी, और हाल ही में डिमोनिक बीस्ट ने यहाँ पर काफी सारा आतंक मचाया था, जिसके चलते हम फैंटाजम स्टोन्स को ढूंढ नहीं पाए, और उन स्टोन्स के बिना वो फॉर्मेशन रिपेयर नहीं होगा। मगर हाँ, उसके जल्दी ही ठीक होने की उम्मीद है। तो हान ली उससे पूछता है कितनी जल्दी? जिस पर वो कहती है, सीनियर, वो तो मैं भी आपको ठीक से बता नहीं पाऊंगी, 1 दिन भी लग सकता है या 10 दिन भी। जो सुनकर हान ली कह रहा था, चलो फिर इस कन्वर्सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। अब वो उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से निकलने
ही वाला था कि तभी मिस फैंग कहती सीनियर क्यों ना आज रात आप यहीं पर आराम करो, आप वैसे भी काफी ज्यादा थके हुए नजर आ रहे, तो आज रात यहाँ पर अच्छी से रेस्ट लेने के बाद कल सुबह आप यहाँ से जा सकते हो। और सरप्राइजिंगली हानली भी इसके लिए तुरंत ही राजी हो गया। वो कह रहा था ठीक है आज की रात मैं यहीं पर रेस्ट करूंगा, लेकिन मैं सुबह जल्दी से यहाँ से रवाना होने वाला हूँ। जो सुनते ही मिस फैंग ने अपने एक सर्वेंट को उनके सबसे बेस्ट वाले गेस्ट रूम में हानली को ले जाने का हुक्म दिया। अब हानली के वहाँ से जाते ही उसकी जूनियर मिस फैंग से पूछने लगी कि इस बंदे को आपने यहाँ पर रुकने की इजाजत क्यों दी? पिछली बार इसने हमारे मास्टर यून टियानशाओ को सबके सामने घायल करके जलील किया था। मेरे ख्याल से हमने उस बंदे को यहाँ से निकाल देना चाहिए। जो सुनते ही मिस फैंग उस बंदी पर गुस्सा हो गई। वो कह रही थी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उन सीनियर का अपमान करो? वो बंदा हद से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ और मेरे ख्याल से तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर हानली अपने रूम में आते ही उस पूरे रूम को फॉर्मेशंस लगाकर प्रोटेक्ट कर दिया। इतना ही नहीं, वो वहाँ पर किसी नेसेंट सोल कल्टीवेटर की ऑरा को भी महसूस करने की कोशिश करता है, मगर हजारों मीलों की दूरी तक भी उसे कोई कल्टीवेटर की ऑरा महसूस नहीं होती, जिससे हानली थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। साथ ही उसे ये भी पता चला कि यून टियानशाओ फिलहाल मार्केट में मौजूद नहीं है और उतने में मिस फैंग उससे मिलने पहुंच गई। वो कह रही थी सीनियर इतनी रात हो गई, आपने तो मेरे ख्याल से आराम करना चाहिए था। अगर आप जाग रहे हो इसका मतलब आपको पता था कि मैं आपसे मिलने आने वाली हूँ। जिस पर हानली कहता है मिस फैंग मैं आपके इशारों को समझ गया था और मुझे भी ये जानना है कि आप प्राइवेट में मुझसे क्या बात करना चाहती हो। देखो मुझे घुमा फिरा कर बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर तुम्हारा मसला ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन के बारे में नहीं है तो फिर मुझे आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। तो मिस फैंग सीधा उसके पास जाकर बैठ गई। वो कहने लगी ऑफ कोर्स मैं समझती हूँ कि ये फॉर्मेशन आपके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आफ्टर ऑल आउटर सी के सभी नेसेंट सोल की इवल्स आपके पीछे जो पड़े हैं, इसलिए तो एल्डर हानली अपनी सिटी में वापस जाना चाहते। क्यों सही कहा ना सीनियर मैंने। दरअसल हानली ने यहाँ पर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करके अपना सबसे बुढ़ा वाला फॉर्म यूज किया था, यानी कि हानली का ये फॉर्म जो हम देख पा रहे हैं ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए है, लेकिन मिस फैंग को उसका सबसे ओल्ड फॉर्म ही नजर आ रहा था। वो कहता है पता नहीं आप किस एल्डर हानली की बात कर रहे हो, आखिर है कौन वो बंदा? जिस पर मिस फैंग स्माइल करते हुए कहने लगी कि एल्डर हानली तो हेवनली स्टार सिटी में रहने वाले एक फ्री कल्टीवेटर है, मगर आजकल तो उन्हें मास्टर ऑफ वॉइड हेवन डिंग के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह से वो आउटर सी में भी इंसेक्ट डेविल लॉर्ड के नाम से मशहूर है। और तो और एक जमाने में वो हमारे मेलोडियस सेक्ट के गेस्ट एल्डर हुआ करते थे। तो प्लीज अभी नौटंकी बंद कीजिए, मैं जानती हूँ कि आप ही हानली हो, आप इस अपीयरेंस के साथ मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। ये सब सुनकर तो हानली सोच में ही पड़ गया कि आखिर इस बंदे ने मुझे पहचान कैसे लिया। इसकी फिलहाल की कल्टीवेशन के साथ इसका मुझे पहचान पाना इम्पॉसिबल है। वो कहती सीनियर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने आपके अपीयरेंस को नहीं पहचाना, बल्कि मैंने तो आपके सेंट से ही आपको पहचान लिया। इससे मेरे कल्टीवेशन का कोई लेना देना नहीं। बचपन से इस सेंट्स को याद रखने की यूनिक एबिलिटी मेरे पास है। इनफैक्ट मैं तो आपको उसी दिन हॉल में पहचान लेती, मगर वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे जिनके सेंट के साथ आपकी बॉडी की खुशबू भी मिक्स हो गई। साथ ही आप मुझसे काफी ज्यादा दूर भी थे, मगर आज हमारी मुलाकात फेस टू फेस हुई है, तो फाइनली मैंने आपको पहचान लिया। जो सुनकर हानली कहता है पिछली बार तो आप मेलोडियस सेक्ट की मैसेंजर थी और इस बार आप मेलोडियस सेक्ट की लीडर हो, आपने तो काफी अच्छी तरक्की कर ली। तो मिस फैंग उसे बताने लगी कि कुछ सालों पहले ही हमारी सेक्ट लीडर जीलिंग अचानक से गायब हो गई और फिर डिमोनिक सेक्ट के पावरफुल लोगों ने हम पर अटैक कर दिया। हमारा मेलोडियस सेक्ट खतरे में था, अगर हम उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते तो हमारा पूरा सेक्ट कत्ल किया जाता। और अभी भी इतने सालों बाद हमारे सेक्ट पर से खतरा टला नहीं। अगर आप उस यून टियानशाओ को खत्म करने में हमारी मदद करोगे तो आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा। इसलिए हानली अपने असली फॉर्म में आकर मिस फैंग के साथ ये मसला डिस्कस करने लगा। वो कह रहा था कि स्टार पैलेस के नाक के नीचे से वो यून टियानशाओ आप सभी को उड़ाकर यहाँ लाया। ये बात हजम तो बिल्कुल नहीं हो रही, उस अकेले में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, उसके पीछे जरूर से कोई पावरफुल बंदा होगा और अगर तुम यून टियानशाओ को खत्म करोगी तो फिर वो बंदा तुम्हें टारगेट करेगा। जिस पर मिस फैंग कहने लगी हाँ मैं जानती हूँ कि मैं उस पर्सन की दुश्मन बन जाऊंगी, मगर मेलोडियस सेक्ट मेरी जान से ज्यादा कीमती है। भले मिस फैंग ये रिस्क उठाने के लिए तैयार थी, मगर हानली इसके लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। वो कहता है मिस फैंग जहाँ तक मैंने दुनिया देखी है मैं इतना तो तुम्हें बता ही सकता हूँ कि किसी के हाथों मरने से अच्छा है उसके हाथ की कठपुतली बन जाओ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम फिर से सोच लो। तो मिस फैंग उसे बताने लगी कि मैंने कई बार कोर फॉर्मेशन स्टेज पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की, मगर हर बार मैं फेल हो गई, इसलिए ये बात तो कंफर्म है कि कुछ ही सालों बाद मेरी मौत हो जाएगी। तो मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहती। एक बार सेक्ट लीडर जिलिंग ने मेरी जान बचाई थी, तो आज उनके सेक्ट को बचाकर मैं उनका एहसान चुकाना चाहूंगी। इसके बावजूद ना ही मैं किसी के हाथों में मेरी डोर देना चाहती और ना ही मुझे सेक्ट लीडर बनने की कोई ख्वाहिश है। मैं तो
तो बस मेलोडियस सेक्ट को आजाद करके एक दिन उसे सेक्ट लीडर जिलिंग के हवाले करना चाहती हूँ, तो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए और बदले में मैं आपकी मदद करूंगी। उसकी बातें सुनकर हानली कहने लगा कि मैं वाकई तुम्हारी वफादारी की तारीफ करता हूँ, मगर फिलहाल मेरी ही जान खतरे में है। तो मिस फैंग उससे कहती कि आपको इनर सी में पहुँचाने में मैं आपकी हेल्प करूंगी, बस बदले में आपको उस यून टियानशाओ को खत्म करना होगा। अब यही तो हानली को भी चाहिए था, वो तो बस जल्द से जल्द आउटर सी से इनर सी में दफा होना चाहता है। वो कहने लगा कि थोड़ी देर पहले ही तुमने मुझे बताया था कि फैंटाजम स्टोन ना होने की वजह से तुम ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन को रिपेयर नहीं कर पाई, तो फिर बताओ तुम मेरी हेल्प कैसे करोगी? जिस पर वो जवाब देते हुए बताने लगी कि मैंने आपसे झूठ बोला था। दरअसल हमारी मेलोडियस सेक्ट ने अपना ढेर सारा खजाना लुटा कर कुछ स्टोन्स खरीद लिए थे और वो स्टोन मैंने सीक्रेटली छुपा दिए। उनका यूज करके मैं अपनी कुछ जूनियर्स को लेकर यहाँ से भागना चाहती थी, मगर अब उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं चाहती हूँ कि बस आप उस बंदे को खत्म करो और हम यहीं पर सरवाइव करने की कोशिश करेंगे। तो हानली कहता है ठीक है, अब वो फैंटाजम स्टोन्स मेरे हवाले कर दो, साथ ही वो फॉर्मेशन भी तुम्हें मुझे दिखाना होगा और फिर मौका मिलते ही मैं अपनी चाल चलूंगा। जो सुनकर मिस फैंग काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी कि यहाँ से 2 दिन ट्रैवल करने के बाद हम उस ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास पहुँच जाएंगे। अगर आप चाहो तो हम अभी यहाँ से रवाना हो सकते हैं, मगर वहाँ पर एक दिक्कत है। दरअसल उस फॉर्मेशन के पास यून टियानशाओ के कई सारे वफादार लोग पहरा दे रहे, तो आपको उन सभी को खत्म करना होगा और इसके लिए हानली भी राजी हो गया। जिसके बाद ये लोग तुरंत ही उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की तरफ रवाना हो गए। अब 2 दिनों के बाद ये लोग उस फॉर्मेशन के पास पहुँच चुके थे। मिस फैंग थोड़ी सी परेशान थी कि हानली इन लोगों को अकेले कैसे खत्म करेगा, इसलिए वो कहती कि वो सभी लोग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लास्ट स्टेज पर हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा संभाल कर रहना। और उतने में ही हानली वहाँ से गायब हो गया। उसे जाकर बस 10-15 सेकंड ही हो गए थे और वो दोबारा से वापस आ जाता है। वो कह रहा था चलो इन सबको तो मैंने जहन्नुम में पहुंचा दिया है। ये सुनकर तो बेचारी मिस फैंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हानली ने 10-15 लोगों का काम पलक झपकाते ही निपटा दिया। वो हानली से कह रही थी कि बस 2-4 दिनों में ये फॉर्मेशन फुल्ली रिपेयर्ड हो जाएगा, तब तक यून टियानशाओ भी आइलैंड पर वापस आ सकता है, तो बस आपको उसे खत्म करना होगा। तो हानली उसे कुछ टॉप क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करके बताने लगा कि अब जल्दी से इस फॉर्मेशन को रिपेयर कर दो। जिसके बाद हमें सीधे 5 दिनों बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हानली फेंगजी की विंड स्पिरिट एनर्जी को गोल्ड कंज्यूमिंग बग के जरिए कंट्रोल कर रहा था। साथ ही वो अपनी डेविल बेन लाइटनिंग का यूज करके भी इस एनर्जी को काबू कर सकता था, मगर इसमें उसे काफी ज्यादा तकलीफ होगी। फेंगजी ने उसे कहा था कि एनर्जी धीरे धीरे गायब हो जाएगी, मगर पता नहीं इसमें कुछ महीने लगेंगे या फिर सालों साल लग जाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये एनर्जी कभी गायब ही ना हो। हानली सोचता है कि शायद फेंगजी ने मुझसे झूठ बोला होगा ताकि मैं उस पर नाराज ना हो जाऊं। फेंगजी की सारी बातें और उसके एक्शंस को याद करके हानली इतना तो समझ गया था कि फेंगजी एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर और शातिर इंसान था। उसके पास डिमोनिक पावर के साथ साथ ह्यूमन जैसे ही अपनी दिमाग का सही तरीके से यूज करने की एबिलिटी है। खैर फिलहाल तो उस बंदे के बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं होने वाला। आज यून टियानशाओ मार्केट में वापस आने वाला है, बस उसका खेल खत्म करके मैं जल्द से जल्द इनर सी में पहुंच जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते कि यून टियानशाओ नानली आइलैंड पर पहुंच गया था और इस बार वो अकेला नहीं बल्कि पफी क्लाउड आइलैंड का मास्टर मियाहो भी उसके साथ है। वो कह रहा था कि शायद इस आइलैंड पर मेरा काफी अच्छा वक्त गुजरने वाला है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम एक फीमेल कल्टीवेटर मुझे ऑफर करोगे। देखो पिछली बार तो उस लड़की के साथ मजे करने का मौका मुझे नहीं मिला, लेकिन इस बार मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाला। तुम्हें वो लड़की मेरे हवाले करनी होगी। यहाँ पर ये लोग वेंसियो की बात कर रहे थे जिसे हानली ने ऑलरेडी आजाद किया है। वहीं पर टियानशाओ के तय सीनियर लास्ट टाइम उस मिस फैंग ने अपने डिसाइपल को बचा लिया था, मगर इस बार आप जो लड़की बोलोगे वो आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। जिसके बाद वो लोग दांत निकालते हुए मार्केट की तरफ रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ मिस फैंग हानली के पास काफी घबराते हुए पहुँच गई थी। वो कहती सीनियर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। यून टियानशाओ यहाँ पर अकेले नहीं आया बल्कि वो अपने साथ मियाओ को भी लेकर आया है। जिस पर हानली कह रहा था हाँ मैंने उस बुढ़े की ऑरा को ऑलरेडी सेंस कर लिया है। हालांकि मिस फैंग काफी ज्यादा घबरा गई थी। वो कहती कि हमने टियानशाओ के सभी चमचों को खत्म कर दिया और बस थोड़ी देर में ये बात उसे पता चल जाएगी। पता नहीं फिर वो क्या हंगामा खड़ा करेगा। मगर हानली एकदम शांत था। वो मिस फैंग से कहता है जरा मुझे बताओ कि इस मियाहो और यून टियानशाओ का रिलेशन कैसा है। अगर मैंने टियानशाओ को खत्म किया तो क्या ये बंदा उसका बदला ले सकता है। जिस पर मिस फैंग बताने लगी कि वो लोग दोस्त तो बिल्कुल नहीं है। वो
बुढ़ा तो यहाँ बस फीमेल कल्टीवेटर्स के साथ एंजॉय करने के लिए आता, इसलिए उसे बिजी रखना मेरा काम है। अगर उसे पता चल गया कि हमने टियानशाओ को खत्म किया है तो मैं उसे कोई और डील प्रपोज करूंगी। खुद का फायदा करने के लिए तो बंदा किसी भी हद तक जा सकता है, शायद फिर वो हमारे मैटर में इन्वॉल्व ना हो। जो सुनते ही हान ली खुश हो गया। वो कह रहा था चलो फिर काम पर लग जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम यून टियानशाओ को इस कमरे में भेजो। यहाँ आने के बाद वो मदद के लिए पुकारे, इससे पहले ही मैं उसे खत्म कर दूंगा। जिस पर मिस फैंग कहती कि मैं मियाओ को हैंडल करूंगी और आप उसे संभालो। लेकिन हानली के दिल में अभी भी कुछ डाउट है। वो मिस फैंग से कहने लगा कि कई सारे लोगों को पता है कि मैंने ही वॉइड हेवन डिंग को चुराया था। 10 में से 9 लोग तो उस ट्रेजर के लिए मुझे मारना चाहते। सो अब अगर मैंने टियानशाओ को खत्म किया तो क्या तुम मेरी पहचान एक्सपोज करोगी? क्योंकि अगर तुमने ये बात उस मियाओ को बता दी तो बंदा मुझे खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा। जिस पर मिस फैंग कहती सीनियर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप हमारे मेलोडियस सेक्ट के सेवियर हो, तो मैं उस बंदे को धोखा कैसे दे सकती जिसने मेरे सेक्ट को प्रोटेक्ट किया। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझ पर जरा भी यकीन नहीं करते, क्योंकि हेवनली स्टार सिटी में जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी तब मैंने आपसे थोड़ा सा रूड बिहेवियर किया। उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं था कि आपने प्राइम स्टार आइलैंड पर हमारी ज़ीलिंग की जान बचाई है। उस वक्त भी मैं बस मेरे सेक्ट के फायदे का सोच रही थी, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि आपके हम पर कितने सारे एहसान हैं, इसलिए पुरानी बातों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मेरा यकीन कीजिए कि मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। हानले को भी फील हो गया था कि ये बंदी उसे डिसीव नहीं करने वाली। साथ ही मिस फैंग हानले को कुछ अलोम दे देती है। वो कह रही थी कि अगर आपकी हमारे लीडर ज़ीलिंग से मुलाकात हो जाए तो ये उनके हवाले कर दीजिए। उन्हें बताना कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, मैंने मेलोडियस सेक्ट को बर्बाद होने से बचा लिया है। अब तो मैं बस उनके वापस आने का इंतजार कर रही ताकि वो जल्द से जल्द आकर अपने लीडर की पोजीशन संभाले। तो हानली उन सारी चीजों को कलेक्ट करके मिस फैंग से प्रॉमिस करता है कि वो ये सारी चीजें और उसका पैगाम ज़ीलिंग तक जरूर पहुंचाएगा। इधर हम देख पाते कि मियाओ ढेर सारा खाना ठूस रहा, वहीं पर टियानशाओ उसे मसाज दे रहा था, मगर फिर भी मियाओ जरा भी खुश नहीं होता। वो कहने लगा कि तुम तो अपने मेहमानों का ढंग से स्वागत भी नहीं कर सकते। जिस पर टियानशाओ उसे समझाता है कि सीनियर बस थोड़ा सा और सब्र कीजिए, वो क्या है ना लड़कियां फिलहाल मेकअप करने में बिजी हैं, थोड़ी देर में वो रेडी होकर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। और अब हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर मेलोडियस सेक्ट की लड़कियां मियाओ के लिए खूबसूरत सा डांस कर रही थी। उनके ठुमके देखते ही उस बुढ़े का दिल तो गार्डन गार्डन हो गया था। टियानशाओ कहता है कि सीनियर ये डांस खत्म होती ही ये सारी लड़कियां मैं आपके कमरे में भेज दूंगा ताकि आप जी खोल के मजे कर पाओ। उतने में ही मिस फैंग वहाँ पर पहुँच गई। उसे वहाँ देखते ही मियाओ तुरंत ही अपना मुंह साफ करने लगा। वेल इन जनाब के लव लिस्ट में मिस फैंग का नाम भी शामिल है। वहीं पर मिस फैंग यून टियानशाओ को बताने लगी कि आज हमारे यहाँ पर एक फ्री कल्टीवेटर आया है, वो चाहता है कि हम उससे फैंटजम स्टोन्स की बैच खरीद ले। फैंटजम स्टोन का नाम सुनते ही यून टियानशाओ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। मिस फैंग बता रही थी कि उस बंदे से तो मैं डील क्रैक नहीं कर पाई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप खुद ही उससे बात कर लो। जो सुनते ही टियानशाओ उस बंदे से मिलने के लिए रेडी हो गया। वहीं पर मिस फैंग मियाओ को थोड़ा सा और ललचा रही थी ताकि ये जनाब बस लड़कियों की डांस देखने में बिजी रहे। साथ ही साथ वो अपने डिसाइपल्स को बताने लगी कि मियाओ सेज काफी ज्यादा पावरफुल है, इन्हें एंटरटेन करने में जरा भी कसर बाकी मत रखना। अब मिस फैंग यून टियानशाओ को लेकर हानली के रूम की तरफ रवाना हो गई। उनके वहाँ से जाते मियाओ सीधे लड़कियों के पास चला गया। इन लड़कियों के साथ डांस करके उसे ऐसा लग रहा था कि वो दोबारा से जवान हो चुका है। इधर मिस फैंग टियानशाओ को हानली के रूम के पास छोड़कर वहाँ से चली गई। टियानशाओ को लग रहा था कि मिस फैंग अब मियाओ के साथ टाइम पास करेगी और इससे उसे काफी ज्यादा जेलसी फील होती है। इधर टियानशाओ भी हानली के रूम में दाखिल हो गया। हानली तो उसकी तरफ पीठ करके बैठा हुआ था। तभी टियानशाओ कहता है शायद आप ही फैंटजम स्टोन की डील करने आए हो। तभी हानली अपनी वाइन की प्याली खाली करते हुए उससे कहने लगा कि मेरे दोस्त टियानशाओ, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मुझे भूल जाओगे। हानली को देखते ही टियानशाओ की फट गई थी, इसलिए वो डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर वो उतनी ही तेजी से एक बार फिर से रूम में आकर पटक गया था। वेल ये काम हानली के गोल्ड बक्स वाले आर्मर ने किया था। साथ ही साथ हानली ने अब उसे अपनी कॉपर रिंग्स में ट्रैप कर लिया, जिसके चलते वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाएगा। ये सब देखकर तो टियानशाओ घबराते हुए मियाओ का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि प्लीज यहाँ आकर मेरी जान बचा लीजिए। तभी हानली उससे कहता है कि वो बेवजह गला फाड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, कोई तुम्हें रेस्क्यू करने नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर साउंड प्रूफ कर्स सेटअप किया है। जो सुनकर टियानशाओ कहने लगा सीनियर लास्ट टाइम ही मैंने आपके पावर्स को आजमाया था, वो बहुत ही ज्यादा भयानक है, इसलिए प्लीज मुझ पर थोड़ा सा रहम कीजिए। अगर आप मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं मेरा सारा ट्रेजर आपके हवाले कर सकता हूँ। मगर हानली उसकी एक नहीं सुनता, उसने तो अपने पावर्स को भी एक्टिवेट कर लिया था। जो देखकर टियानशाओ कहता है कि अगर तुमने मुझ पर रहम नहीं किया तो मैं भी तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैंने भी अपनी
जिंदगी के कई साल कल्टीवेशन करने में गुजार दिए हैं, इसलिए मुझे लूजर समझने की गलती मत करना। उसका एटीट्यूड देखकर तो हानली ने सीधे उसकी गोल्डन कोर पर ही हमला कर दिया। बस 1 सेकंड के अंदर ही हानली की गोल्डन बक्स से बने हुए स्पीयर ने उसकी कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे युन टियानशाओ का किस्सा वहीं पर खत्म हो गया। अब हानली जैसे अपने कॉपर रिंग्स को समन करता है, वहाँ पर सेज मियाओ पहुँच गया। हानली को पता था कि ये बंदा उस पर हमला करने वाला है, इसलिए सबसे पहला अटैक हानली ने ही उस पर कर दिया। वो अपनी लाइटनिंग सोर्ड सीधे उस पर रिलीज कर देता है, लेकिन मियाओ अपनी मेस को रिलीज करते हुए हानली के साथ साथ उसकी लाइटनिंग सोर्ड को भी पीछे पुश कर देता है। उसका एक ही ब्लो इतना ज्यादा पावरफुल था कि हानली कई सारे दरवाजों को तोड़ते हुए सीधे मेन हॉल में पहुंच गया, मगर आखिरकार उसने मियाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं पर मियाओ अपने मेस को चेक करते हुए हानली से कहने लगा कि तुम तो एक कोर फॉर्मेशन वाले कल्टीवेटर हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ऐसा स्पेशल एंशिएंट ट्रेजर होगा। दरअसल वो उसी रूई ट्रेजर की बात कर रहा था जो कि हानली ने वॉइड हेवन डिंग से हासिल किया था। तब तक वहाँ पर मिस फैंग भी पहुँच गई। वो मियाओ को बता रही थी कि मैंने इस बंदे से उस गद्दार को खत्म करने के लिए मदद मांगी थी। युन टियानशाओ ने हमें धोखा दिया और इसीलिए मैंने उसे रास्ते से हटा दिया है, मगर उस कमीने ने आपसे जो भी प्रॉमिसेस किए थे वो सब मैं पूरे करूंगी। इनफैक्ट मैं तो आपको उसका डबल ऑफर करने के लिए भी तैयार हूँ। जो सुनते ही लालची मियाओ काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि डबल में तो फिर तुम्हें भी शामिल होना पड़ेगा। जिसके बाद वो कहता है चलो ठीक है, वैसे भी ये तुम्हारे मेलोडी सेक्ट का इंटरनल मैटर है, मैं इसमें जरा भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन सेक्ट लीडर, आपको याद है ना आपने मुझसे अभी क्या प्रॉमिस किया था? तो मिस फैंग तुरंत ही उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने लगी, मगर तभी वो बंदा अचानक से रुक गया। वो हानली से कहता है कि तुम तो मुझे यहाँ के नहीं लग रहे, मैं पहले भी इस मार्केट में आ चुका हूँ, तब तो तुम मुझे यहाँ नजर नहीं आए। क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? मैं आउटर सी में कई सालों से रहता आया हूँ, शायद मैंने तुम्हारा जिक्र सुना होगा। देखो तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, तो अगर तुम चाहो तो मेरे पफी क्लाउड सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो। जो सुनते ही हानली उसे ग्रीट करके अपने वही डायलॉग मारने वाला था कि वो पावरफुल नहीं बस लकी है, मगर उतने में उसकी बॉडी में मौजूद विंड स्पिरिट एनर्जी एक्टिवेट हो गई। इतनी देर तक हानली ने उसे अपनी गोल्डन बक्स का यूज करके जकड़ के रखा था, मगर फिर भी वो एनर्जी उसे काफी ज्यादा तकलीफ देने लगी और उतने में ही हानली अपने असली फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अचानक से इनवैलिड हो गई थी। मियाओ तो ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। वो कहता है बाप रे बाप, तुम तो एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के पैट्रियार्क जुआनगू हो। जो सुनकर अब शॉक होने की बारी हानली की थी, क्योंकि ये बंदा उसे हानली ना समझकर जुआन समझ रहा था। वो कहता है हाँ तुम ही जुआनगू हो और तुम्ही ने वॉइड हेवन डिंग चुराई थी। जो सुनते ही हानली अपने थंडर फेदर्स को एक्टिवेट करके वहाँ से रवाना हो गया, तो मियाओ भी उसे फॉलो करने लगता है। इधर मिस फैंग दुआ कर रही थी कि हानली इस बंदे के हाथ ना लगे। इधर हानली काफी तेजी से आगे बढ़ता है, मगर मियाओ नेसेंट सोल स्टेज का कल्टीवेटर था, जिसके चलते वो बड़ी आसानी से हानली को चेस करने लगा। हानली को तो इस बात पर हंसी आ रही थी कि ये बंदा उसे महान जुआन समझने की भूल कर बैठा। इसे लगता है कि जुआन ने हानली की बॉडी में उसकी सोल रिप्लेस की होगी। वहीं पर मियाओ उससे कहता है कि सीनियर जुआन, मेरा नाम है मियाओ, यार प्लीज बात तो कर लीजिए। मगर हानली तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो सोचता है कि अगर मैं विंड स्पिरिट एनर्जी को सप्रेस नहीं करता तो शायद ये बंदा मुझे कभी कैप्चर नहीं कर सकता था। इधर मियाओ कह रहा था सीनियर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज थोड़ा सा रुक जाए ताकि हम आराम से बात कर पाएंगे। मगर हानली अपने फेदर्स की पावर का यूज करते हुए बस पोर्टल के बाद पोर्टल यूज किए जा रहा था। इन विंग्स को देखकर मियाओ कहता है कि शायद ये भी वॉइड हेवन डिंग से निकाला हुआ ट्रेजर होगा। अब इसे क्या ही पता कि इन विंग्स का असली मालिक तो फेंगजी है। वो कह रहा था कि एब्सोल्यूट डार्कनेस आपको काफी दिनों से ढूंढ रहा है, मगर आप तो मुझे मिल गए, शायद आज तो मेरा पक्का लकी डे साबित होगा। अब वो हानली के पास जाकर कह रहा था कि मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, मुझे तो बस वो हेवनली रेमेडी पिल खरीदनी है, प्लीज आप मुझ पर यकीन कीजिए, आप जितनी बोलोगे उतनी कीमत पे करने के लिए मैं तैयार हूँ। सच बताओ तो मैं आपके उसी डिसाइपल का दोस्त हूँ जिसने आपको धोखा देकर खत्म किया था। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो रिश्ते में आप मेरे चचा लगते हो, तो प्लीज अब तो रुक जाए ना। वहीं पर हानली समझ गया था कि ये बंदा किसी डिमोनिक मेथड को प्रैक्टिस कर चुका है, जिससे वो सिडक्टिव वॉइस का यूज करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। मगर ये अच्छा हुआ कि मैंने ऑलरेडी ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का यूज किया है, वरना अब तक तो मैं इसके जाल में फंस जाता। अब हानली जैसे तैसे इस बंदे से अपनी जान छुड़ा ही रहा था कि तभी वहाँ पर फेंगजी की एंट्री हो गई। वो कह रहा था कमीने लीफ है, मेरा ट्रेजर वापस कर दे। उसकी आवाज सुनते हानली कहते धत तेरे की, इसे भी अभी आना था, पहले ही मैं इस मियाओ की वजह से तंग हूँ और ऊपर से फेंगजी भी आ गया, अब तो मैं काफी बुरा फंसने वाला हूँ। वहीं पर मियाओ ने भी फेंगजी को देख लिया, उसे लगता है कि ये बंदा भी वॉइड हेवन डिंग हासिल करना चाहता है। साथ ही फेंगजी भी मियाओ को देखते ही उस पर अटैक करना शुरू कर चुका था। वो
उस पर लगातार स्लैश रिलीज करते उस बुढ़े को गंदी गंदी गालियां दे रहा था। इधर हानली अपने पोर्टल का यूज करके भागता है, मियाओ उसके पीछे और फेंगजी मियाओ के पीछे। हानली को कुछ भी करके इन शैतानों से अपना पीछा छुड़ाना था, इसलिए उस जुआनगो जैसी आवाज निकाल कर मियाओ से कहने लगा कि मेरे प्यारे भतीजे, इस बंदे को होल्ड करो, अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं भी तुम्हें वो पिल दे दूंगा। वेल हानली की सारी बातें फेंगजी ने भी सुन ली थी। वो कहते साले कमीने इंसानों में तुम दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जो सुनते ही मियाओ ने अपने स्पिरिचुअल बर्ड को समन करके वो उस पर सवार हो गया। वो कह रहा था कि वॉइड हेवन डिंग मेरे इतने करीब है तो भला मैं इस मौके को हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने कई सारे परिंदे रिलीज करते हुए फेंगजी पर अटैक करना शुरू कर देता है, जो देखकर फेंगजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कह रहा था गंदे इंसान, रुक, मैं अभी तुझे तेरी औकात याद दिलाता हूँ। अब वो अपने विंग्स के जरिए ही उन परिंदों को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ता है। इधर मियाओ को कंफर्म हो गया था कि ये बंदा भी वॉइड हेवन डिंग को छीनना चाहता है, तो वहाँ पर उसने अपने कई सारे मिरर्स सेटअप कर दिए, जिनके जरिए वो फेंगजी पर अटैक करना शुरू कर चुका था। अब इन दोनों को फाइट करता हुआ देखकर हानली को थोड़ा सा सुकून मिल गया और सोचता है कि चलो तुम दोनों ऐसे ही फाइट करते रहो और तब तक मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। मगर फेंगजी अपनी खतरनाक स्लैश अटैक रिलीज करते हुए मियाओ के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। वहीं पर मियाओ ये देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है, मगर फिर उसने हिम्मत करते हुए अपने एक पावरफुल पंच से सीधा फेंगजी के मुंह पर मुक्का मार दिया, जो देख हानली कह रहा था वेल डन भतीजे, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मेरा एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड तुम्हारी इस एहसान को हमेशा याद रखेगा। वहीं पर मियाओ कह रहा था चच्चा रुक तो जाओ, प्लीज मेरा ट्रेजर दे दो। मगर उतने में फेंगजी ने उस पर हमले करना शुरू कर दिए। उसने वहाँ पर बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर दिया था, जिसमें मियाओ बुरी तरह से फंस गया, इसलिए वो भी फेंगजी पर काउंटर अटैक करने के लिए अपने लाखों करोड़ों इवल बर्ड्स को समन कर चुका था। लेकिन फेंगजी एक सैवेज मॉन्स्टर है, भला उस पर इन अटैक का क्या ही असर होने वाला था। और गुस्से में मियाओ से कहता है कि पहला तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरे रास्ते में आई, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इधर मियाओ कहता है प्लीज 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 रुक जाए, शायद आपको ये लग रहा है कि मैं उस बंदे का दोस्त हूँ, मगर ऐसा कुछ भी नहीं, आपको जरूर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मगर फेंगजी अपनी बहुत ही खतरनाक विंड वेव रिलीज करते हुए मियाओ को काफी दूर पटक चुका था। खैर वो मियाओ पर बिल्कुल वक्त जाया नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे छोड़ के सीधा हानली के पीछे लग गया। वहीं पर मियाओ देखता है कि उसका प्यारा मिरर फेंगजी ने तोड़ दिया, इसलिए वो भी गुस्सा होकर उसे फॉलो करने लगा। इधर हानली इन दोनों की फाइट्स का फायदा उठाते हुए अपने फेदर की मदद से उसी केव के पास पहुंच गया, जहाँ पर मिस फैंग ने बताया हुआ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है। तो हानली ने वहाँ जाते ही पहला तो अपने फ्लैग सेटअप कर दिए, जिसके बाद वहाँ की चट्टान में छुपा कर रखे हुए फैंटाजम स्टोन्स को बाहर निकाल लेता है। दरअसल ये स्टोन मिस फैंग ने यहाँ पर रखे थे और उसी ने हानली को इनका लोकेशन बताया। अब हानली जल्दी से अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस डायस को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो फॉर्मेशन अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ स्पिन होने लगा। साथ ही वहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसे देखते ही फेंगजी वहाँ पर आ जाता है। वो कह रहा था कमीने, मेरे विंड एंड थंडर विंग्स यूज करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। हानली तो उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गया, मगर अब डरने का वक्त बिल्कुल नहीं था। इधर फेंगजी भी अपनी डिमोनिक क्लॉक को रिलीज करते हुए उस पर अटैक कर देता है। हालांकि तब तक फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया था, जिसमें फ्लाई करते हुए हानली फेंगजी के पास पहुंच जाता है। वो कह रहा था गुड बाय सीनियर, अब दोबारा कभी मत मिलना। वेल हानली हमेशा अपने दुश्मनों के साथ ऐसे ही अलविदा लेता है। उसने अपनी पहली दुनिया में वांगचान को भी इसी अंदाज में गुड बाय बोला था, मगर ये फेंगजी है, उसने तुरंत ही हानली का पाव पकड़ लिया। हालांकि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की एनर्जी उसे तकलीफ पहुंचा रही थी, लेकिन तब भी वो बंदा हानली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो हानली जैसे तैसे उस पर हमला करके सीधे वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया। फेंगजी तो उसे जाता हुआ देखकर इतना ज्यादा भड़क गया था कि क्या ही बताऊं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके दुश्मन ने उसे इतनी आसानी से शिकस्त दे दी, मगर अब फ्रस्ट्रेट होने के अलावा और कोई ऑप्शन उसके पास बचा ही नहीं था, जिसके चलते वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। उसका हाथ पूरी तरह से बर्न हो गया था। वो अपने फेदर से निकलने वाली ऑरा को देखकर कहने लगा कि ये विंड है और यहीं पर थंडर भी है, तो अब मैं इन्हें यूज कर पाऊंगा। यहाँ पर हमें महसूस होता है कि फेंगजी का दिमाग पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। जिस ट्रेजर को हासिल करने के लिए उसने कई साल रिसर्च किया, काफी सारी मेहनत की और प्लान्स बनाए, मगर एकदम आखिरी पल पर आने के बाद वो ट्रेजर किसी और का हो गया। इतना ही नहीं, अब तो उसके फेदर ड्रेस के डीमन भी मर चुके हैं। फेंगजी रोते हुए कह रहा था कि मेरा सबसे स्पेशल ट्रेजर, मेरे फेदर्स जा चुके हैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तब तक मियाओ भी वहाँ पर पहुँच गया। वो कहता है अरे यार, मेरी वॉइड हेवन डिंग भी चली गई। अब उसे वहाँ देखकर फेंगजी कहता है अरे हाँ याद आया, तुम भी उस धोखेबाज के साथ थे ना, तुमने उसे यहाँ से भागने में मदद की थी। जिस पर मियाओ कहते हैं अरे नहीं जनाब, वो बंदा तो बकवास कर रहा था, दरअसल मैं भी उससे एक ट्रेजर हासिल करना चाहता था।
जो सुनते ही फिंगजी कह रहा था कि ट्रेजर इस वर्ड से भी अब मुझे नफरत हो चुकी है, इसलिए कमीने अब तो भाड़ में जा। जिसके बाद हमें फिंगजी के अटैक से वो पूरी के कोलैप्स होते हुए नजर आती है। साथ ही वहाँ पर हमें मियाओ की चीखें भी सुनाई देने लगी। वो कह रहा था सीनियर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं आपका दुश्मन बिल्कुल नहीं हूँ, मगर फिंगजी ने उसे खत्म कर दिया। उसने भले ही मियाओ की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी थी, मगर उसकी नेसेंट सोल वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। साथ ही हमें बताया जाता है कि फ्लड ड्रैगन की रेस ने कई सालों तक आउटर सी में पहरा दिया ताकि वो हानली को कैप्चर कर पाए, क्योंकि हानली ने उनके सीनियर फ्लड ड्रैगन की जान ली थी, मगर हानली उनके हाथ नहीं लगा। इसलिए फ्लड ड्रैगन्स ने इंसानों पर ही हमले करना शुरू कर दिए थे। इतना ही नहीं, जो कई सारे नेसेंट सोल के कल्टीवेटर्स हजारों सालों से आउटर सी में रहते आए थे, वो भी इन ड्रैगन्स के हाथों बुरी तरह से घायल हो गए। दरअसल हाई रैंकिंग वाले बीस्ट इंसानों को लीफियो की ड्राइंग दिखाकर पूछा करते थे कि क्या तुम इस बंदे को जानते हो, तो वो कहती थी ना, हमने तो इसे नहीं देखा। अब जवाब में ना मिलते ही उन्हें खत्म किया जाता। भले लीफियो को किसी ने देखा नहीं था, मगर अब वो लोगों के लिए एक दुश्मन बन चुका है। जो लोग पावरलेस थे और डीमंस पर अटैक नहीं कर सकते थे, उन्होंने लीफियो को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। न जाने कितने ही लोग इस लीफियो को बद्दुआ देने लगे। तो इस तरह से हानली ने अपने पुराने दोस्त का नाम पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। लोग उसे कर्ज करने लगे कि ये बंदा बुरी मौत मारा जाए। पूरे आउटर सी में रहने वाली ह्यूमन रेस के दिल में हानली के लिए नफरत थी, बस एक छोटी सी रिमोट आइलैंड को छोड़कर। वहाँ पर तो हानली के लिए एक श्राइन खड़ी कर दी थी, जिस पर लिखा था मेरे सीनियर ली, आपके एहसान और दया को हम कभी भी नहीं भूल सकते। हेवंस ने चाहा तो आप जरूर से इस दुनिया की सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बनोगे। आपकी जूनियर जिंग गॉन्गसुन हमेशा आपके लिए प्रे करेगी। सो गाइस, ये वही बंदी है जिसे हानली ने अपनी केव दी थी, साथ ही साथ फिंगजी की सिटी से भी आजाद किया था। भले ही पूरी दुनिया हानली के खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, मगर जिंग हमेशा उसके साथ रहेगी। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।